बच्चों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बिहार सरकार के मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में। बच्चों होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी तो कर ही रहे होंगे ना, क्योंकि अब आपके घर पर ही हम विद्यालय लेकर आ गए हैं, है ना। अब तो काफी टाइम हो चला है, आपको पता भी होगा क्या क्या करना होता है। आपको अपना कॉपी और कलम लेकर बैठना होता है। पाठ पढ़ लेने के बाद घर पर ही अपने किताब से उसी पाठ को फिर से पढ़ना होता है। जो भी प्रश्न दिए गए हैं आपकी किताब में, उनका अभ्यास करना होता है। आप सभी इन कामों को कर रहे हैं ना। तो आइए देखते हैं कि आज के एपिसोड में हम क्या क्या पढ़ेंगे। पिछले 2 दिनों से जैसा कि हम एक नए शो को आपके सामने लेकर के आए हैं, जो कि है युवा उद्यम कौशल शो, उसी का आगे का एपिसोड हम आज देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग क्या क्या करेंगे, इसमें फिर से हमारे पास हैं काव्यल सेदानी और केतन सिंह, और सवालों के सिलसिले भी हैं। ये तो आपको बड़ा मजा आता होगा, है ना। आप सभी सवालों को नोट भी करते होंगे और अपने सही उत्तर को स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे भेजते भी होंगे। और यस ऐप तो आपने डाउनलोड कर ही लिया होगा। तो सवालों के सिलसिले के बाद हम क्या देखते हैं बच्चों, हम अपने एक ग्राफिक नॉवेल को देखते हैं। तो चलिए बच्चों, हो जाइए तैयार अपने कॉपी और कलम के साथ, और इम्पोर्टेंट बातों को नोट करना ना भूलें। शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। नमस्कार एंड वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ युवा उद्यम कौशल शो। आप और हम अब तक काफी समय साथ बिता चुके हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा लगता है कि मैं अब आप सबको बहुत अच्छे से जान भी चुका हूं। आज फिर से हम एक एक्साइटिंग शो पेश करेंगे। काबिल बस थोड़ी देर में आ रही होगी, क्या है मतलब एक्सरसाइज कर रही होगी, तो ऐसे ऐसे उम्र हो गई है ना, तो ऐसे करने से लचक वचक मोच आती रहती है। तो लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा इस शो के माध्यम से कि क्या क्या आप सीख सकते हैं। ये हमने अब तक हर शो में बताया, आई एम श्योर आपको ऑलरेडी पता भी है। पहले तो इस शो में किए गए डिस्कशन पर आधारित हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। आप पेन और नोटबुक तैयार रखिए अपने सामने, सवालों को नोट करिए और उनके जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमें भेजें, या फिर यस ऐप आप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करो और उसके द्वारा आप अपने जवाब हमें भेज सकते हो। पहले सही 700 जवाब, ध्यान से सुनिएगा, पहले सही 700 सही जवाब देने वाले विद्यार्थी जो है वो जीत सकते हैं आज का सुपर इंटरेस्टिंग ग्राफिक नॉवेल, जो हम इस एपिसोड में डिस्कस भी करेंगे। और फिर हमारे पास एक नया चैलेंज भी है। ओए पार्टनर, आराम से उम्र हो चली है, उतने में वो आ जाएगा पेमेंट। 2 घंटे सुबह बारिश में गीली मिट्टी में फुटबॉल खेल के आ रही हूँ। माय गॉड, इट इज अ डेडली कॉम्बिनेशन यार, डेडली कॉम्बिनेशन। और क्या मौसम है यार आज फुटबॉल खेलने का, इट्स फैंटास्टिक। मतलब ये अच्छा है, मिट्टी में मतलब कौन सी मिट्टी थी जो अरे चेंज करके आई हूँ, ऐसे ही आ जाऊंगी शो पे। तो आओ लोगों से बात भी करो। ओह हेलो, मैं हूँ काव्यल सेदानी और आज हम यहाँ पे हैं आपके साथ इस अमेजिंग से शो पे, जहां पे आज हम आपसे बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स के बारे में। यस। एक स्पोर्ट्स की खासियत बताऊं आपको, मुझे ऐसा लगता है कि आप चाहे किसी भी उम्र के हो, 16 हो, 30 हो, 50 हो, 60 हो, लेकिन अगर खुली हवा में जाके आप टीम स्पोर्ट्स खेल सकते हैं ना, या बाहर जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं, तो उम्र का पता ही नहीं चलता। यू एक्चुअली बिकम यंगर।
It's amazing. I love it. क्या बात है, मजा तो बहुत आया होगा, नो डाउट। मैं तो खुद फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन हूँ। जब अलग अलग राज्यों की टीम अपने खिलाड़ियों के साथ मैच खेलती है तो उसे देखना मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटिंग लगता है। कई टीम्स की सबसे अच्छी यानी स्टार खिलाड़ी तो लड़कियां ही हैं। पीवी सिंधु को ले लो, जिन्होंने देश को ओलंपिक खेलों में मेडल दिलाया। टेनिस की खिलाड़ी सानिया मिर्जा, जिन्होंने लॉन टेनिस में देश का नाम रोशन किया। क्रिकेट की बात करें तो मिथिला राज, हरमनप्रीत कौर, पूनम यादव, शेफाली वर्मा, इन लोगों को कौन नहीं जानता। और फुटबॉल की बात करें तो ये नाम सुने होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो मैं बता देता हूं। अदिति चौहान, स्वीटी देवी, संगीता बासफोरे, ज्योति बुरेट जैसी खिलाड़ियों का नाम सब इतने गर्व से लेते हैं। देश की युवा महिलाएं और पुरुष महिला खिलाड़ियों की बढ़ती कामयाबी से प्रेरित हो रहे हैं। यहाँ तक कि एक युवक और युवती ने हमें अपने सवाल भी भेजे हैं। वे जानना चाहते हैं कि एक खेल प्रशिक्षक बनने के लिए उन्हें किन कौशलों की आवश्यकता होगी, वे कैसे इन कौशलों को सीख सकते हैं और उन्हें स्पोर्ट्स कोच के प्रशिक्षण के बाद किस तरह की नौकरियां मिल सकती हैं। हेलो DIY शो, मेरा नाम मीनाक्षी कुमारी, मैं पटना की रहने वाली हूँ। मेरा आपसे एक सवाल है कि स्पोर्ट कोच बनने के लिए कौन कौन से कौशल का होना बहुत ज़रूरी है और वो कौशल मुझे कहाँ से प्राप्त होंगे। धन्यवाद। ये स्पोर्ट कोच बनने से हमें किस किस क्षेत्र में अवसर मिल सकते हैं? क्यों ना इन सारे प्रश्नों के उत्तर डायरेक्टली महिला खिलाड़ियों से लिए जाएं? बिल्कुल। तो स्टडीज़ और स्पोर्ट्स का एक अलग ही कॉम्बिनेशन है। एथलीट्स को ज़्यादा पढ़ाई करना बिल्कुल नहीं पसंद, सिर्फ प्रैक्टिस करना पसंद है। मैं भी उनमें से एक हूँ, लेकिन मैंने इतने सालों में ये एक चीज़ सीख ली कि स्पोर्ट्स की वजह से मेरी कंसंट्रेशन और ग्रास्पिंग पावर बहुत इम्प्रूव हो गई है। मैं एग्ज़ाम के सिर्फ एक वीक पहले पढ़ती थी, लेकिन अच्छे मार्क्स स्कोर करती थी। स्कूल में मुझे हर बार बेस्ट एथलीट का अवार्ड मिलता था, लेकिन आप मानोगे नहीं, मुझे अपनी 10th क्लास में बेस्ट एथलीट के साथ साथ मुझे बेस्ट स्टूडेंट का भी अवार्ड मिला था। मैं अपने पढ़ाई और स्पोर्ट्स को दोनों को साथ लेकर चली हूँ। लाइफ में हम कोई एक चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, क्योंकि लाइफ में ट्रेजेडीज होती है और लाइफ में बैकअप होना ज़रूरी है। तो बच्चों, आपको भी स्पोर्ट्स और स्टडीज़ को साथ लेकर चलना होगा। एक स्प्रिंटर बनके आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कमा सकते हैं। अगर आप रेगुलर वर्कआउट करें तो आपकी गुड हेल्थ, आपके लाइफ में मोटिवेशन, आपके लाइफ में नेवर गिविंग अप स्पिरिट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आप फाइनेंशियली देखें तो आपके स्कूल और कॉलेजेस में आपको फ्री एजुकेशन भी मिलता है। तो अगर आप एक नेशनल मेडलिस्ट हो तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से सर्विसेज, रेलवेज, इनकम टैक्स में जॉब भी मिलता है और कॉर्पोरेट कंपनीज़ की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिलती है आपके स्पोर्ट्स को बेटर करने के लिए। तो अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे मेडल जीतते हो तो आपको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कैश मनी भी मिलता है, जैसे लैक्स और क्रोर्स में, डिपेंडिंग अपॉन द कंपटीशन लेवल। जैसे हमारे इंडियन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट सीमा दास, नीरज चोपड़ा, दूती चंद को मिलता है। हेलो, मेरा नाम ज्योति बारट है और मैं एक फुटबॉलर हूँ। मैं इंडिया के लिए खेल चुकी हूँ और अब मैं दिल्ली स्टेट टीम की कैप्टन हूँ। फुटबॉल ऐसा स्पोर्ट है जो आप बिना ज़्यादा इक्विपमेंट कहीं भी खेल सकते हो। आप नंगे पैर खेल सकते हो, आपको सिर्फ एक बॉल चाहिए और इसलिए फुटबॉल एक ब्यूटीफुल स्पोर्ट बुलाया जाता है। शुरू करते हैं हम स्क्वाट से। एक कुर्सी लीजिए, उसके आगे आओ और अपने पैर को अपने शोल्डर के विड्थ रखो, छाती को सीधा रखो, कुर्सी की ओर पीछे होते हुए बैठिए और उठिए। जब आप तैयार हैं तो कुर्सी के बिना उसी तरीके से बैठने की कोशिश करो। आपके घुटने आपके पैर के आगे नहीं जा सकते। अपने हिप्स को पीछे पुश करो। फुटबॉल में सिर्फ बॉल को लात नहीं मारनी पड़ती है, आपको 90 मिनट के लिए भागा दौड़ी करना पड़ेगा और ये सिर्फ आगे पीछे भागने से नहीं होता है, आपको साइड टू साइड भी भागना पड़ता है। तो अगली एक्सरसाइज के लिए हम लैटरल शफल सीखेंगे ताकि आप जल्द से जल्द साइड टू साइड मूवमेंट कर पाओ और आपकी चुस्ती बढ़ सके। लैटरल शफल में जल्दी से जल्दी एक साइड से दूसरे साइड जाना पड़ता है। अपने हाथ से पैर के बाहर रीच करने की कोशिश करें। सिंगल टैप जगलिंग में बॉल को एक बार बाउंस करने दीजिए और दूसरी बार अपने पैर पे जगल करिए।
अंत में मैं यही बोलना चाहती हूँ कि फुटबॉल सबके लिए है। आदमी, औरत, लड़का, लड़की सब फुटबॉल खेल सकते हैं। जिसमें जोश है उनके लिए फुटबॉल खेलना असंभव नहीं है। मैं लड़कियों से बोलना चाहती हूँ कि अगर वो फुटबॉल खेलना चाहते हैं तो वो ज़रूर खेलें, क्योंकि लड़की दूसरी लड़कियों को खेलते हुए देख के प्रेरित होती है। फुटबॉल ने मुझे बहुत आज़ादी दी है। मैं इतने अलग जगह गई हूँ खेलने के लिए, इतने लोग से मिली हूँ खेलते हुए कि मेरी पूरी दुनिया बदल गई है। मेरी दुनिया की नज़रिया बदल गई है और बढ़ गई है। और मैं सबको यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी लाइफ में स्पोर्ट होए तो आपको कभी अकेलापन महसूस नहीं होगा। क्या बात है, श्वेता और ज्योति ने हमें कितनी सारी जानकारी दे दी। तो लड़कियों, समझ गई ना आप कि अब जब आपको टीम वाले खेल खेलने के लिए अपने परिवार के लोगों को समझाना पड़ेगा तो उन्हें बताइएगा कि खेल आपको भीतर और बाहर दोनों ही तरह से मजबूत बनाएंगे। दूसरा मजेदार अनुभव है जीतने का। ये लो, जीत की बात छेड़ी है तो समय आ गया है जीतने का। जी हाँ, आप अपना पेपरवा और पेन जो है तैयार रखिएगा, क्योंकि वक्त है सवालों के सिलसिले का। पहला सवाल, इस शो में किस खेल के बारे में बहुत सारी बातें हुई? दूसरा सवाल, क्या आप घर के बाहर जाकर खेलते हैं? नेक्स्ट, खेलों के माध्यम से आप क्या कौशल सीखते हैं? मैं एक बार फिर पूछता हूं मिलॉर्ड, खेलों के माध्यम से आप क्या कौशल सीखते हैं? कैच। चौथा सवाल, लड़कियां लड़कों जितना खेलों में भाग क्यों नहीं लेती? लड़कियां लड़कों जितना खेलों में भाग क्यों नहीं लेती? क्या खेल खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मुख्य धारा के विषयों की पढ़ाई करना? फिर से एक बार पूछता हूं, क्या खेल खेलना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मुख्य धारा के विषयों की पढ़ाई करना? है तो क्यों है, नहीं तो क्यों नहीं? स्पोर्ट्स में आप किस तरह का करियर बना सकते हैं? खेल या स्पोर्ट्स में आप किस तरह का करियर बना सकते हैं? और लास्ट में, क्या आप खेलों से जुड़े उद्यमी बन सकते हैं? क्या आप खेलों से जुड़े उद्यमी बन सकते हैं? आप अपना जवाब हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर जरूर भेजें। या यस ऐप अपने स्मार्टफोन पर डाउनलोड करके आप हमें भी जवाब भेज सकते हैं। यदि आप 18 साल या उससे अधिक उम्र के हैं तो इस बारे में ध्यान दीजिए कि कैसे आप खुद ही एक कोच बन सकते हैं और लड़कियों की अपनी ही एक लीग बना सकते हैं। स्पोर्ट्स कोच, भाई वाह यार, ये तो एक अलग और बहुत दिलचस्प सा करियर विकल्प है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं एक्चुअली। और सरकारी स्कूलों में स्पोर्ट्स कोचेस के हजारों पद खाली पड़े हैं क्योंकि उन्हें इस कौशल के लोग मिल ही नहीं पा रहे। हमें पता है कि अब आप खेलों से जुड़े करियर और नौकरियों के बारे में और भी बातें जानना चाहते हैं तो मिलिए हमारी दोस्त और स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंसल्टेंट अमृता कारखानिस देशमुख से, जो इसके बारे में आपको बहुत सारी बातें और बताएंगी। क्या आप जानते हो, बड़े बड़े खिलाड़ी काफी लोगों से, काफी इंडस्ट्रियलिस्ट जो बड़े बड़े बिजनेस चलाते हैं उनके जैसे खूब सारे पैसे कमाते हैं। क्या सिर्फ खिलाड़ी खेल के ही पैसा कमाता है? नहीं, खेल के तो अच्छा कमाता ही है, लेकिन उसे सरकारी नौकरी मिलती है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी मिलती है, वो एक फिटनेस ट्रेनर बन सकते हैं, वो सेलिब्रिटी ट्रेनर बनते हैं, लोगों के पास जाके ट्रेनिंग देते हैं। दूसरी चीज जो करते हैं वो है कोचेस बनते हैं, अलग अलग क्रीड़ा प्रकार के कोचेस, उन्हें अच्छे अच्छे काम मिल जाते हैं। तीसरी प्रकार जो है वो वीडियो निकाल के वीडियो एनालिसिस करते हैं। चौथा जो प्रकार है वो मेरे जैसे, मैं क्रीड़ा मानस शास्त्रज्ञ हूँ, हम मन की ताकत बढ़ाने के लिए खिलाड़ियों को सिखाते हैं। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि खिलाड़ी होने के लिए कौन से गुणों की जरूरत होती है। वैसे देखा जाए तो सबसे पहला गुण जो होता है वो होता है एक सपना देखना। जो खिलाड़ी होते हैं उन्हें सपना हासिल करना होता है, उसके लिए पहले वो सपना देखते हैं, उस सपने को ध्येय में वो लेके जाते हैं। बस उसे नींद में नहीं देखते, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। ये मेहनत करने के टाइम उनका अपने आप के ऊपर विश्वास बहुत होता है। अगर कभी विश्वास कम भी पड़ जाए तो गुरु और माँ बाप, दोस्तों के वजह से वो अपने आप को वापस उठा लेते हैं। ऐसे काफी सारे प्रोफेशन हैं जो कि खेल की वजह से आज बहुत लोगों को मिल रहे हैं, और मैं कहना चाहती हूँ कि इन सब में लड़कियों की तादाद सबसे ज्यादा है।
लड़कियों में होने वाला सातत्य, उनकी होशियारी और उनके बताने का तरीका, इसकी वजह से आज खेल की वजह से उन्हें सिर्फ पदक या फिर सम्मान नहीं मिला है, तो आज नौकरी भी मिल रही है। तो आपने देखा कि किस तरह से इस क्षेत्र में आप अपना व्यवसाय भी बना सकते हैं, अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, लड़कियों और महिलाओं को विमेन स्पोर्ट्स कोच बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, लड़कियों के लिए साइकोथेरेपी और जिंदगी बचाने वाली तकनीक, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और मानसिक स्वास्थ्य सलाहकार जैसे करियर के विकल्प उपलब्ध कराकर आप खुद भी बहुत सफल बन सकते हैं। इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए और ज्यादा प्रेरित होना चाहते हैं तो जपजीत सिंह के वीडियो जरूर देखें ताकि आप भी फिटनेस ट्रेनर बनने की राह पर आगे बढ़ सके। चलिए प्रेरणा लेते हैं जपजीत सिंह की कहानियों से और जानते हैं कि फिटनेस ट्रेनर कैसे बना जाता है। I'm Japjit Singh. I'm a senior fitness consultant at Anytime Fitness, जंगपुरा in Delhi. मुझे 5 साल से ज़्यादा हो गए हैं अब ट्रेनिंग करते हुए। How it started is मैंने अपनी खुद की ट्रेनिंग स्टार्ट की थी। मेरे बैक में इंजरी हो गई थी, देन नी पेन रहता था, तो दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज कि मे बी आई शुड स्टार्ट स्टडिंग एंड आई शुड हेल्प अदर्स एज वेल। ओके, सो मैं आज बताऊंगी आपको 4 एक्सरसाइजेज दैट यू कैन डू एनीवेयर यूजिंग योर बॉडी वेट। यू डोंट नीड एनी इक्विपमेंट, आपको कोई डंबल या रेजिस्टेंस बैंड की जरूरत नहीं है। तो दीज एक्सरसाइजेज आई थिंक आर द बेस्ट फॉर यू। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे स्क्वाट। आपको पहली चीज़ जो ध्यान में रखनी है दैट इज़ आपके फीट का स्टांस। आप अपने फीट को शोल्डर विड्थ अपार्ट रख सकते हो, दैट इज़ आपकी शोल्डर लेंथ पे रख सकते हो, या फिर उससे हल्का सा आउट, एंड योर टोज शुड बी पॉइंटिंग आउट बाय 45 डिग्रीज अप्रॉक्सीमेटली। नाउ you have to keep your hands like this, either like this or you can just keep them like this, and then you have to bend your knees, bend your hips and go down. This is a squat. हमारी second exercise है lunges, which is again a compound movement. आपकी mainly legs use होंगे इसमें। I'll show it to you. आपको split stance में खड़ा होना है। Now you have to bend your rear leg, पीछे वाली leg को bend करके vertically down जाओगे, down and up, down and up, down up. You can do 12 to 15 repetitions on each leg and 2 से 3 सेट कर सकते हैं। हमारी थर्ड एक्सरसाइज है पुशअप। दिस इज मेनली फॉर योर अपर बॉडी। आई शो यू हाउ टू डू इट। आपके हैंड्स शोल्डर विड्थ से थोड़ा सा बाहर रहेंगे। यू हैव टू बेंड योर नीज, यू कैन क्रॉस योर लेग्स लाइक दिस। अब आपको अपर बॉडी और थाइज क्लोज टू फ्लोर लेके आने हैं। डाउन एंड अप, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। हमारी फोर्थ और आज की लास्ट एक्सरसाइज है डेड बग, और यू कैन से डेड बग्स की वेरिएशन जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। दिस इज मेनली फॉर योर कोर। तो आपका बेस जो कि आपका कोर है, जिसमें आपके लोअर बैक, एब्डोमेन और आपके ग्लूट मसल्स आते हैं, इनका स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस वन आई एम गोइंग टू शो यू। दिस इज फॉर योर कोर। आपको आर्म्स ऊपर लेके आनी है वर्टिकल। यू हैव टू ब्रिंग योर लोअर लेग्स और योर शिन्स पैरेलल टू फ्लोर। अब आपको ध्यान देना है कि आपकी बैक, लोअर बैक जो है दैट इज फ्लैट ऑन फ्लोर। यू हैव टू डाउन अगेंस्ट द फ्लोर एंड कीपिंग इट दैट वे। आप ऑल्टरनेट लेग नीचे क्या होगे, डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। आपको ध्यान देना है कि वाइल डूइंग दिस यू हैव टू कीप योर लोअर बैक प्रेस्ड अगेंस्ट द फ्लोर, डाउन एंड अप। आपको आर्च नहीं आने देना अपने लोअर बैक में। दैट इज हाउ यू एंगेज योर कोर मसल्स, डाउन। सो दिस इज हाउ यू डू अ डेड बग। इसके आप 12 से 15 रिपीट अगेन कर सकते हैं ईच लेग, एंड यू कैन डू 2 to 3 सेट्स ऑफ ईच। इसके पहले कि आप ये तय करें कि आपको इस क्षेत्र में करियर बनाना है या नहीं, हमारे पास आपके लिए एक ग्राफिक नॉवेल स्टोरी है जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। इससे आपको पता चलेगा कि कैसे एक युवा लड़की अपनी टीम के साथ फुटबॉल की स्टार बनी और फिर फुटबॉल कोच बनी। रीवा की कहानी बड़ी दिलचस्प है, आइए इसे देखते हैं। फुटबॉल सिर्फ हमारे लिए खेल नहीं है, बल्कि जिंदगी है, और जिंदगी तो अपनी शर्तों पर जी जाती है। अब जिंदगी है तो संघर्ष भी है। अरे फुटबॉल वापस करो, इसके पीछे भागोगी तो खाना बनाने में मेरी मदद कौन करेगा? लेकिन हम भी हार ना मानने वालों में से एक है। नेवर गिव अप, फिर चाहे समस्या छोटी हो या बड़ी। ये स्पोर्ट्स कोच भी ना लड़कों को हर बार सही समय पर फुटबॉल सिखाने पहुंच जाते हैं, और हम लड़कियों का क्या? निकलो यहाँ से, लड़कों को खेलने दो। पिंकी, ये छोटे कपड़े पहनकर खेलना, बाहर जाना मुझे पसंद नहीं है। लोग क्या कहेंगे? किसी ने छेड़छाड़ की तो कौन जवाब देगा? वो टीम ही क्या जो मुश्किलों में बिखर जाए।
टीम वर्क के भी कुछ मायने हैं। लगातार अभ्यास और सेल्फ डिसिप्लिन से कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है, लेकिन हमारा मुकाबला सिर्फ लोगों से नहीं बल्कि क्लाइमेट चेंज से भी। हम ईमानदार थे तो हमारे साथ लोग जुड़ते चले गए। दिल तो हम जीत ही रहे थे, अब मैच जीतने की बारी थी और हम जीते। मुश्किलें कितनी भी हो, उनके लिए रिस्क तो उठाना ही पड़ता है, उसके बाद ही परिवर्तन आता है। फिर चाहे बात आपकी जिंदगी की हो या फिर समाज की। ये है हमारी कहानी और मैं हूँ रीवा, एक फुटबॉल खिलाड़ी और स्पोर्ट्स कोच। वाह वाह, क्या बात है, कितनी प्रेरणादायक, इंस्पायरिंग कहानी थी। स्पोर्ट्स स्टार और कोच उद्यमी बनने तक कितना कुछ है इसमें। और यदि आपको भी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे पास आपके लिए गेट आउटसाइड प्रोजेक्ट की चुनौती है, जिसे करने में आपको यकीनन बहुत ज्यादा मजा आएगा। बिल्कुल, इसमें पहले दिन आप और आपके दोस्त एक स्पोर्ट्स कोच से मिलेंगे। मेरी सलाह तो ये होगी कि किसी महिला स्पोर्ट्स कोच का इंटरव्यू करें, उनसे पूछे कि स्पोर्ट्स कोच बनने के लिए क्या करना जरूरी होता है। ज्यादा महिलाएं स्पोर्ट्स कोच होंगी तो इससे सबको कितना फायदा होगा ना। और हाँ, यदि आपको महिला स्पोर्ट्स कोच नहीं मिलती है तो आप ये सवाल पुरुष स्पोर्ट्स कोच से भी पूछ सकते हैं। और इसके बाद अगले कुछ दिनों तक आप इस बात पर शोध करें कि जो खेल खिलवाने का प्रशिक्षण लेना चाहती हैं उसके लिए आपको कहां आवेदन करना होगा और उस पर कितना खर्च आएगा। यह भी पता कीजिए कि सरकारी और निजी स्कूलों में कोच बनने के लिए कैसे आवेदन करना होता है। पर मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तो यह होगा कि आप खुद का स्टार्टअप शुरू करने के बारे में जानकारी जुटा लें। इस बारे में इतनी जानकारी देने के बाद क्या कोई गेस कर सकता है कि मैं क्या कहने जा रही हूं? बिल्कुल नहीं। ओके, चलिए, कोई नहीं बता रहा तो मैं खुद बता देती हूँ। भाई, अब हमें आप जैसी युवा लड़कियों की ओर से बिहार के लिए बिजनेस के कुछ ऐसे आइडियाज चाहिए जिनसे बिहार की लड़कियों और महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। इसके लिए आप हमें अपना आइडिया बताएं ताकि हम ये तय कर सके कि उस आइडिया पर आगे कैसे काम किया जा सकता है। आप हमें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अपना आइडिया 1 मिनट के वीडियो के माध्यम से भेज सकते हैं। अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर भेजना मत भूलिएगा क्योंकि हम आपको मिलेंगे कैसे। हाँ, और अगर आप हमारे सवालों के जवाब स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके देना चाहते हैं तो दे दीजिए प्लीज। और दोबारा मिलने तक आप स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए, खुश रहिए, आउटडोर्स रहिए। बाय बाय। फोटो देख रही हो? हम गए थे छुट्टी मनाने के लिए। अच्छा। अरे बोले बिल्कुल गांव टाइप फील दे देंगे। अच्छा। हाँ, ये देखो पूरा लकड़ी का मकान। अरे वाह। और ये देखो लकड़ी के मकान के बालकनी में बाथटब रखा है। और जो भी खाना पीना खा रहे थे ना हम लोग, हाँ। वो नारियल के पत्ते, नारियल का खोल, उसी में पानी, उसी के अंदर शरबत और जो भी एक्स्ट्रा वगैरह। एकदम ऑथेंटिक, इंटरेस्टिंग सुनाई देता है यार। हाँ, एकदम गांव वाला फील। कौन से गांव में गए थे? पता नहीं, बहुत महंगा पड़ेगा वो गांव। क्यों, लूट गए क्या? 2 दिन का 50,000 का बिल। इतना महंगा रहना सहना। हो सकता है बहुत बड़े होटल का ब्रांड था ना। ऑथेंटिक गांव देश बोल बोल के। अरे ऐसा थोड़ी होता है। इन सब जगहों की मजा लेने के लिए तुम्हें ऑथेंटिक गांव में जाना चाहिए, वहाँ के लोकल लोगों के पास जाना चाहिए, उनके घर का खाना खाना चाहिए। ऐसे नहीं कि वो फील लेने के लिए 5 स्टार में चले गए और छप्पड़ फाड़ के बिल भर के आ गए। अगर इसके बारे में आपको नहीं पता तो हम आपको बताएंगे हमारे शो पे, जिसका नाम है युवा उद्यम कौशल शो। मैं काव्यल सेदानी और मैं केतन सिंह लेके चलेंगे आपको इको टूरिज्म के नए एडवेंचर पे। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं की गणित का पाठ संख्या पद्धति भाग 1 पढ़ने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति का परिचय, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं।
संख्या पद्धति के बारे में जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे संख्या रेखा के बारे में। संख्या रेखा एक ऐसी रेखा है जिस पर हम संख्या को निरूपित करते हैं, जहां मध्य में शून्य होता है। जब आप शून्य की दाईं ओर जाएंगे तो आपको मिलेंगे धनात्मक संख्या। जब आप शून्य के बाईं ओर जाएंगे तो आपको मिलेंगे ऋणात्मक संख्या। अब हम बढ़ते हैं संख्याओं का वर्गीकरण की तरफ। संख्या अनेक प्रकार की होती है, इसलिए हमने उसे अलग अलग वर्ग में विभाजित किया है। सबसे पहले आते हैं प्राकृत संख्याएं, फिर पूर्ण संख्याएं, फिर पूर्णांक, फिर परिमेय संख्याएं और फिर अपरिमेय संख्याएं। आइए जानते हैं प्राकृत संख्याओं के बारे में। गणन संख्याएं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। 1 से शुरू होकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। प्राकृत संख्या के संग्रह को हम प्रतीक n से प्रकट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं पूर्ण संख्याएं की तरफ। प्राकृत संख्याएं शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। शून्य से शुरू होकर अनंत तक की सभी संख्याओं को हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। ये सभी पूर्ण संख्याएं में आते हैं। पूर्ण संख्या के संग्रह को हम प्रतीक W से प्रकट करते हैं। प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं के बारे में जानने के बाद हम यह कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब हम बढ़ते हैं पूर्णांक की तरफ। स्क्रीन पर आप जो संख्याएं देख रहे हैं वो सभी ऋणात्मक संख्याएं हैं। संख्या रेखा पर शून्य जो ना धनात्मक न ऋणात्मक केवल पूर्णांक है। शून्य की दाईं ओर जो संख्या है उन्हें हम धनात्मक पूर्णांक कहते हैं। शून्य की बाईं ओर जो संख्याएं हैं उन्हें हम ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। पूर्ण संख्याएं ऋणात्मक संख्याओं के साथ मिलकर संख्याओं का एक संग्रह बनाती है, जिसे हम पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक को हम प्रतीक Z से प्रकट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं परिमेय संख्याएं की तरफ। स्क्रीन पर आप जो संख्याएं देख रहे हैं वो या तो प्राकृत संख्याएं हैं या पूर्ण संख्याएं या पूर्णांक हैं। पर कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं, जैसे 1/3, 5/6 इत्यादि। ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? इन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। परिमेय संख्याओं को हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं। संख्या r को परिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक हैं और q 0 के बराबर नहीं है। परिमेय संख्या के संग्रह को हम प्रतीक q से प्रकट करते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 1/2, 3/4, घटा 2005/2006, घटा 12/13, घटा 30, घटा 25 इत्यादि। आप सोच रहे होंगे कि घटा 30, घटा 25 ये तो पूर्णांक है, फिर ये परिमेय संख्या कैसे हुई? आइए जानते हैं कैसे। हमने एक संख्या ली घटा 25। घटा 25 को हम घटा 25/1 भी लिख सकते हैं, जहां घटा 25 हमारा p होगा और 1 हमारा q। और आप देख सकते हैं कि q हमारा 0 के बराबर नहीं है। इससे हम यह कह सकते हैं कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होती है। चलिए अब हम 2 और 3 के बीच की 5 परिमेय संख्याएं को ज्ञात करते हैं। आइए संख्या रेखा पर देखते हैं कि 2 और 3 कहाँ हैं। यहाँ है 2 और 3 और आप देख सकते हैं कि 2 और 3 के बीच में अनेक संख्याएं होंगी। 2 और 3 की परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए हम 2 और 3 को जोड़ते हैं और फिर उसे 2 से भाग दे देते हैं, यानी 2 जोड़ 3/2 जो कि आएगा हमारा 5/2, जो हो जाएगा 2.5, जो संख्या रेखा पर यहाँ पर स्थित होगा। इसी प्रक्रिया में हम 2 और 3 के बीच 4 और परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हैं, जैसे
2 जोड़ 2.5 बटे 2 जो कि हो जाएगा हमारा 4.5 बटे 2 जो कि होगा 2.25 जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगा। इसी प्रक्रिया में हम 2.5 और 3 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे जो कि आएगा हमारा 2.75 जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगा। फिर हम 2 और 2.25 को जोड़कर 2 से भाग देने के बाद हमारी संख्या आएगी 2.125 जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगी। अब हम 2.75 और 3 को जोड़कर 2 से भाग देने के बाद एक परिमेय संख्या को ज्ञात करेंगे जो कि आएगा हमारा 2.875 जो कि संख्या रेखा पर यहाँ होगा। इससे हमने यह अनुभव किया कि किन्हीं दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। अब हम बढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं की तरफ। अपरिमेय संख्याएं की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। संख्या r को अपरिमेय संख्या कहा जाता है यदि इसे p/q के रूप में ना लिखा जा सकता हो, जहां p और q पूर्णांक है और q 0 के बराबर नहीं है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 15, पाई 0.1011 और ये चलता जाएगा अनंत तक इत्यादि। अब हम संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 का स्थान निर्धारण करेंगे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे जिस पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे जिसका आधार होगा एक मात्रक और लंब होगी एक मात्रक। हमने यहाँ 0 और 1 को बिंदु O और बिंदु A लिया है जो कि होंगे हमारे एक मात्रक। अब हम बिंदु A पर एक लंब बनाएंगे जो कि होगा हमारा एक मात्रक जिसे हमने बिंदु B लिया है। अब हम बिंदु O और बिंदु B को जोड़ देंगे जिससे हमें मिल जाएगा एक समकोण त्रिभुज। तब हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा OB की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं जो कि होगा वर्गमूल OA का वर्ग जोड़ AB का वर्ग, जहां OA है हमारा एक मात्रक और AB है हमारा एक मात्रक, जिससे हमारा OB हो जाएगा वर्गमूल 2। अभी आपने देखा कि OB वर्गमूल 2 है। अब हम एक प्रकार की सहायता से O को केंद्र और OB को त्रिज्या मानकर एक चाप R खींचेंगे जो कि संख्या रेखा को काटता हो बिंदु D पर। तब बिंदु D संख्या रेखा पर वर्गमूल 2 के संगत होगा। आज के इस वीडियो में हमने सीखा परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। हम हमारी अगली वीडियो में जानेंगे वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार, संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, आप सभी को पता है कि हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारे भारत को स्वतंत्रता मिली थी। मगर इस स्वतंत्रता को पाने के लिए कई सारे लोगों को कुर्बानियां देनी पड़ी है और कई सारी क्रांतियां चली है। इसी तरह विश्व में लगभग सभी देशों में अलग अलग समय में क्रांति हुई है स्वतंत्रता के लिए, कभी विदेशी मुल्क से तो कभी अपने ही तानाशाही राजाओं से। आपके इतिहास के पहले पार्ट में भी एक ऐसी ही क्रांति की बात हुई है। ये है फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति शुरू हुई थी आज से करीब 230 साल पहले, यानी 1789 में। 14 जुलाई को जब पूरा फ्रांस आतंक के वातावरण में घिरा हुआ था, सम्राट ने सेना को शहर में घुसने का आदेश दे दिया। अफवाह ये भी आई कि सेना को नागरिकों पर गोली चलाने का आदेश प्राप्त है। अब इन हालात में फ्रांस की जनता ने भी 7,000 लोगों की एक विशाल जनसेना का निर्माण किया।
इस घटना को देखते हुए इतिहासकारों ने इसे और इससे जुड़ी सभी घटनाओं को फ्रांसीसी क्रांति का नाम दिया। लेकिन ये हालात हुए कैसे, ये जानना भी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। क्रांति से 15 साल पहले यानी 1774 में जब लुईस 16 बूर्बो राजवंश का, नाम पर जरा ध्यान दीजिएगा, लुईस 16 राजवंश की राजगद्दी पर आसीन हुए, तब उन्होंने पाया कि राजकोष खाली पड़ा है। अब ये तो होना ही था। युद्ध और शानो शौकत में फ्रांस के वित्त जो है वो गड़बड़ा गया था। इस सब के बावजूद फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आजाद होने में सहायता करी और इस कारण 10 अरब लिवरे यानी उस समय के फ्रांस के पैसे, तो 10 अरब लिवरे से भी अधिक का कर्ज जुट गया और 2 अरब लिवरे का कर्ज पहले से ही था। अब कर्ज लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। तो फ्रांसीसी सरकार अपने बजट का बहुत बड़ा हिस्सा कर्ज चुकाने में खत्म कर देती थी और अपने सामान्य खर्चों के लिए सरकार ने करों में वृद्धि कर दी। लेकिन ये कदम भी नाकाफी रहा। ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि इस दौरान फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट में बटा था और उसमें से सिर्फ एक ही स्टेट को कर अदा करना होता था। अब सवाल ये उठता है, स्टेट है क्या? क्रांति से पहले स्टेट फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत को अभिव्यक्त करती थी। पहले स्टेट में थे पादरी वर्ग, दूसरे स्टेट में कुलीन वर्ग और तीसरे स्टेट में आते थे जनसाधारण, यानी किसान, वकील, कर्मचारी, नौकर इत्यादि। पूरी आबादी में 90% किसान थे, लेकिन लगभग 60% भूमि कुलीन, चर्च और तीसरे स्टेट के अमीरों के पास थी। इससे भी ज्यादा खराब बात यह थी कि प्रथम 2 स्टेट के लोगों को राज्य को दिए जाने वाले करों से छूट थी। कुलीन वर्ग को कुछ अन्य सामंती विशेषाधिकार भी थे, जिसकी वजह से वह किसानों से सामंती कर भी लेते थे। और तो और किसानों को अपने स्वामी के घर की सेवा भी करनी थी, खेतों में काम भी, और फिर सैन्य सेवाएं देना और सड़कों के निर्माण में भी सहयोग देना होता था। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। चर्च भी किसानों से करों का एक हिस्सा ताइद के रूप में वसूलती थी। तीसरे स्टेट के सभी लोगों को सरकार को जो कर चुकाना होता था, उसमें भी 2 प्रकार के कर थे, एक प्रत्यक्ष और दूसरा अप्रत्यक्ष कर। इन करों में टाइल जो था वो प्रत्यक्ष कर था और अप्रत्यक्ष कर में नमक और तंबाकू जैसी रोजमर्रा की चीजों पर लगा कर आता था। इस प्रकार देखा जाए तो राज्य के वित्तीय कामकाज का सारा बोझ करों के माध्यम से तीसरे स्टेट की जनता वहन करती थी। और सिर्फ यही वजह नहीं थी आम जनता में क्रोध की। फ्रांस की जनसंख्या 1715 में 2.3 करोड़ थी। वह 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई थी और जितना अनाज का उत्पादन हो रहा था, उससे ज्यादा बढ़ने लगी थी अनाज की खपत। इसी कारण महंगाई भी जोरों से बढ़ने लगी। लेकिन मजदूरों की मजदूरी उनके मालिक तय करते थे, तो महंगाई दर तो बढ़ रही थी लेकिन मजदूरी नहीं। और यही कारण था कि अमीर और अमीर होते गए और गरीब और गरीब होता गया। बढ़ते कर और खराब परिस्थितियों से परेशान लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया, लेकिन उनके पास सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन उपलब्ध नहीं थे। तो ये जिम्मेदारी उठाई तीसरे स्टेट के पढ़े लिखे, समृद्ध और शिक्षित वर्ग ने, जो नए विचारों से वाकिफ थे। इन्हीं सब परिस्थितियों में एक नए वर्ग का जन्म हुआ, मध्य वर्ग। इस वर्ग ने ऊनी और रेशमी कपड़ों के उत्पादन के बल पर संपत्ति हासिल करी, क्योंकि या तो इनका निर्यात होता था या फिर ये समाज के समृद्ध लोग उसे खरीद देते थे। इसी के साथ क्योंकि वे पढ़े लिखे थे, तो वह प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशे में भी आ सके। बढ़ते ज्ञान के साथ उन्हें ये महसूस हुआ कि समाज के किसी भी वर्ग के पास जन्म के आधार पर कोई विशेषाधिकार नहीं मिलने चाहिए और किसी भी व्यक्ति की सामाजिक हैसियत का आधार उसकी योग्यता ही होनी चाहिए।
इसी प्रकार लोगों में बढ़ती जागरूकता और विद्रोह की भावना ने किस प्रकार लुई 16 को उनकी सभी शर्तें मानने के लिए विवश कर दिया, वो जानेंगे अगली वीडियो में। आशा करती हूँ आज का पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, ये है आपके इतिहास का तीसरा पाठ, इसका नाम है फ्रांस की क्रांति और ये है इस पाठ के पहले भाग का डेली टेस्ट। आपका पहला प्रश्न है, 1774 में फ्रांस की गद्दी किस राजा ने संभाली? लुई 14, जॉर्ज तृतीय, मैरी 16 या लुई 16? आपका अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति किस साल में शुरू हुई? 1789, 1790, 1889 या 1890? आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस में द्वितीय एस्टेट कौन सी थी? पादरी, जनसाधारण, कुलीन वर्ग या किसान? आपका अगला प्रश्न है, फ्रांस ने किस देश के उपनिवेशों को आजादी दिलाई? इंग्लैंड, इटली, अमेरिका या इंडिया? आपका आखिरी प्रश्न है, किसान जो कर भूमि पर चुकाते थे उसे क्या कहते थे? तिथे, पहले, स्टाम्प कर या इनमें से कोई नहीं? चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के सही उत्तर देखते हैं। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। वाव, हम क्या नया सीखने वाले हैं टीचर? वंदना, आज हम अपने रचनात्मक विचारों के जरिए समस्याओं को हल करेंगे। बच्चों, अब मुझे कौन बताएगा कि इस रेखा को बिना छुए छोटी कैसे किया जा सकता है? मगर टीचर, ये तो असंभव है। बच्चों, क्या आप भूल गए कि हर समस्या का हल होता है? सभी अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो और सोचकर इसका हल बताओ। टीचर, मैं बताऊं? अरे वाह रवि, यहाँ आओ और इस रेखा को छोटी करके दिखाओ। बहुत अच्छा रवि। देखा बच्चों, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके सभी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। यह तो बस एक उदाहरण था, पर जब आप बड़े होंगे तब आपको ढेरों चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, जिन्हें आप अपने ज्ञान, बुद्धि और विचारों से हल कर पाएंगे। तो टीचर, हम अपने विचारों को दुनिया के सामने अभी कैसे ला सकते हैं? अच्छा सवाल है। यदि आपको अपने विचारों को आगे बढ़ाना है तो प्रतिष्ठित इंस्पायर अवार्ड्स मानक में जरूर भाग लेना चाहिए। इंस्पायर अवार्ड्स वो क्या है टीचर? इंस्पायर अवार्ड्स मानक एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसका आयोजन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और राष्ट्रीय नव प्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत NIF द्वारा किया जाता है। यह अवार्ड्स बच्चों को जीवन सरल करने वाले उनके अभिनव विचारों और नव प्रवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मैं आपको कुछ उदाहरणों से समझाती हूँ। महाराष्ट्र के रहने वाले नीरज पसपुले ने सभागार की कुर्सियों में एक संकेतक लगाने का विचार दिया, जिससे सभागार में प्रवेश करते ही व्यक्ति को खाली कुर्सी की पहचान संकेतक से हो जाए और वह अपने नजदीक की खाली कुर्सी का चयन कर सके।
दमन और दीव के रहने वाले प्रेम, अंकुश और शिवानी ने सड़क के किनारे भरे हुए कूड़ेदान के बाहर बिखरे कूड़े को देखा। तब उन्होंने यह विचार दिया कि अगर इसमें ऐसा यंत्र लगा दिया जाए जो उसके भरने का संकेत कूड़ा उठाने वाली गाड़ी को दे दे, तो समय से कूड़ा उठाया जा सकेगा। हिमाचल प्रदेश के रहने वाली पार्वती ने ऊर्जा की बचत के लिए एक साथ 3 काम करने वाले चूल्हे को बनाने का सुझाव दिया, जिससे खाना पकाने, पीने का पानी गर्म करने के साथ साथ धुएं को साफ कर उसका उपयोग घर को गर्म रखने में हो सके। पश्चिम बंगाल के रहने वाले ऋषभ ने सार्वजनिक परिवहन में कम सामान के साथ यात्रा करने को बढ़ावा देने और लोगों को स्वस्थ रखने के लिए वजन के हिसाब से किराया लगाने का विचार दिया। उत्तर प्रदेश के रहने वाले सिकांतो ने देखा कि ज्यादातर सफाई कर्मी सफाई के बाद सड़क के किनारे कचरे का ढेर लगा देते हैं और बाद में इसे हाथ से डस्टबिन या कूड़ा गाड़ी में डालते हैं। उन्होंने इस समस्या के समाधान के लिए कचरा उठाने और भरने के लिए हाथ से संचालित होने वाली गाड़ी तैयार की है ना अच्छे विचार? पर टीचर, इसे बनाने में पैसे भी लगे होंगे। मैं तो अभी छोटा हूँ और मेरे पास पैसे भी नहीं है। चिंता मत करो ईशान, इस प्रतियोगिता में सबसे पहले अपने विचार ही भेजने होते हैं। मैं समझाती हूँ। इस प्रतियोगिता में कक्षा 6 से लेकर 10 तक यानी 10 से 15 साल के बच्चे भाग ले सकते हैं। वह अपने नए विचार विद्यालय के प्राध्यापक को जमा करा सकते हैं। प्रत्येक स्कूल के प्राचार्य आइडिया कंपटीशन के जरिए भी विद्यार्थियों के विचार इकट्ठा कर सकते हैं। फिर श्रेष्ठ 2 से 3 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का नामांकन प्राध्यापक द्वारा तय प्रारूप में इंस्पायर अवार्ड्स के वेब पोर्टल के जरिए किया जा सकता है। इसके बाद देश भर से सर्वश्रेष्ठ 1 लाख नए विचारों अथवा नव प्रवर्तनों को चुना जाएगा तथा प्रत्येक को 10,000 रुपए की पुरस्कार राशि दी जाएगी। ध्यान रखें बच्चों, आपको अपने मौलिक, अनूठे और तकनीकी विचारों को ही सम्मिलित करना है। टीचर, आइडिया कंपटीशन क्या होता है? इस कंपटीशन में विद्यार्थी मौजूदा मशीनों, गैजेट में बेहतरी के लिए सुधार अथवा नई मशीन, गैजेट बनाने के मौलिक तकनीकी विचार जमा करा सकते हैं, जिससे दैनिक समस्याओं का समाधान किया जा सके। इसके बाद क्या होगा टीचर? चुने हुए विद्यार्थियों को अपने विचारों अथवा नव प्रवर्तनों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल तैयार कर जिला स्तर की प्रदर्शनी में भाग लेना होगा, जहां से राज्य स्तर के लिए 10,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा। राज्य स्तर की प्रदर्शनी से कुल 1,000 विचारों अथवा नव प्रवर्तनों का राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी के लिए चयन किया जाएगा। इस स्तर पर NIF देश के विभिन्न तकनीकी संस्थानों के सहयोग से विद्यार्थियों के प्रोटोटाइप अथवा मॉडल विकसित करने में मदद और सलाह उपलब्ध कराएगा। इन प्रोटोटाइप अथवा मॉडल को राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाएगा। वाह टीचर, लेकिन हमारे विचारों का चयन किस प्रकार किया जाएगा? अनोखे विचारों का चयन उसकी नवीनता, व्यवहारिकता, सामाजिक उपयोगिता और पर्यावरण के अनुकूलता के आधार पर किया जाएगा। इसके अलावा यह भी देखा जाएगा कि फिलहाल मौजूद तकनीकी से यह कितना बेहतर है। ये तो बहुत अच्छा है टीचर, लेकिन राष्ट्रीय स्तर से कितने प्रोटोटाइप चुने जाएंगे? ऋतु, राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी में 60 विशिष्ट प्रोटोटाइप अथवा नव प्रवर्तनों का चयन किया जाएगा, जिसे नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नव प्रवर्तन उत्सव यानी फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन में प्रदर्शित और पुरस्कृत किया जाएगा। वाव! तो बच्चों, कौन कौन तैयार है? मैं। यह हुई ना बात। इंस्पायर अवार्ड्स में भाग लेने के लिए लॉग ऑन करें www.inspireawards-dst.gov.in। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें
www.nif.org.in/inspire-awards। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में पढ़ाया गया पाठ आपको अच्छे से समझ आया होगा और आपने अपने सवालों को नोट भी किया होगा। तो आप अपने उस सवाल को उन्नयन ऐप पर पोस्ट कर सकते हैं और ग्लोबल एक्सपर्ट से अपने जवाब को पा सकते हैं। बच्चों, आप अपने सवाल को हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर भी अपने सवालों का हल जान सकते हैं। स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है उसे नोट कर लीजिए। अगर आप हमें ईमेल करना चाहें तो ईमेल भी कर सकते हैं। स्क्रीन पर ईमेल आईडी दी हुई है, नोट कर लीजिए। यह वीडियो बीईपीसी के वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, तो आप वेबसाइट नोट कर लीजिए www.bepcssa.in। इस वेबसाइट पर डिजिटल लर्निंग सेक्शन में जाकर भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। मिलते हैं बच्चों अगले एपिसोड में कुछ और रोचक कहानी और कुछ और पाठ के साथ। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।